ओके दोस्तों, ये थर्ड लेक्चर है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं उससे पहले ये याद कर लेते हैं कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में, करंट के बारे में, करंट कैरियर्स के बारे में, ईएमएफ के बारे में, इन सब के बारे में जाना था। फर्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे हमने। सेकेंड लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के साथ रेजिस्टेंस के बारे में, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में, इन सब के बारे में जाना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपना टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। फिर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक में आगे जाके हम करंट के डिफरेंट रिलेशंस निकालेंगे एंड ओम्स लॉ को भी प्रूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के करंट के रिलेशन से। एंड इसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ के टेम्परेचर डिपेंडेंस को जानेंगे कि आखिर कैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। फाइन, ये इस लेक्चर का हमारा मोटिव है। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम को हमारे लिए सबसे पहला समझना ज़रूरी है। इस फिगर से तो आप अवेयर होंगे ही, रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके किसी भी रैंडम क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन राइट को जाते हैं उतने ही लेफ्ट को जाते हैं, और आई वुड लाइक टू से जितने इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। सो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ये फैक्टर्स होते हैं 10⁻28 फैक्टर्स के, और रैंडम ये जो वेलोसिटी है इनकी दोस्तों देखो कितनी ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रैंडमली यहाँ पर मूव करते हैं। यहाँ पर ये मैं मीटर पर सेकेंड ऐड कर दे रहा हूँ आपके लिए। एंड ये रैंडम मूवमेंट होती है इनकी थर्मल एजिटेशन से। ये जो थर्मल एजिटेशन एनर्जी होती है सक्सेसिव कोलिजन की वजह से जो इनको मिलती है, उसकी वजह से ये रैंडम मूवमेंट होते हैं। और ऐसे करते हुए ये लोग टकराते भी हैं एक दूसरे से बार बार, राइट। सपोज करते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर वायर में रैंडम मूवमेंट के साथ, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, n इलेक्ट्रॉन्स। और इन n इलेक्ट्रॉन्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये रैंडम वेलोसिटी है, वो u1 u2 un तक है, u1 u2 अप टू un वेक्टर तक है। और जैसा कि हमने कहा था, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होती है उसी के ऑपोजिट एक सेम डायरेक्शन अवेलेबल होती है, राइट। सबका मैग्नीट्यूड तो 10⁵ ही है, तो फॉर एवरी u1 देयर मस्ट बी समवेयर ui विच इज़ ऑपोजिट ऑफ u1, फॉर एवरी u2 देयर मस्ट बी सम uj विच इज़ ऑपोजिट ऑफ u2। तो ऐसे करके अगर आप इसकी नेट एवरेज निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या निकलेगी? ज़ीरो। क्या निकलेगी? ज़ीरो, क्योंकि सब प्लस वाले माइनस वालों को कैंसिल कर देंगे रैंडम मूवमेंट में, ठीक है। इस वजह से कोई करंट कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने ईएमएफ का कॉन्सेप्ट सीखा और हमने लगा दी उसके साथ बैटरी एंड पॉइंट्स पे, और हमने सबको इस बैटरी के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होने पे मजबूर कर दिया। कैसे मजबूर किया? सिंपल फॉर्मूले से, E = V/L, E = V/L। हमने जब बैटरी लगाई V वोल्टेज की L लेंथ पे, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड E था, E = V/L से। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्या करने लगे? ड्रिफ्ट करने लगे। इसी को कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही हमें निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से ये एक तरफ खिसकने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे। फाइन, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने के लिए क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराई, तो बेसिकली हम ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ तो यूज़ कर ही सकते हैं, -E = ma। मतलब यहाँ पर E जो स्मॉल है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फोर्स एंड ma इज़ ऑल्सो अ फोर्स। तो किसी भी तरीके की फोर्स नेट इक्वल होती है ma के, तो इससे हम a निकाल लेंगे -ee/m। a निकाल लिया हमने -ee/m। ये है हमारा एक्सेलरेशन जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। फाइन, अब इसी एक्सेलरेशन के हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला। फाइन, फर्स्ट इक्वेशन, चलिए क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन? बेसिकली आपको याद तो होगी, V = U + AT। ये एक जनरल इक्वेशन है, राइट। लेकिन यहाँ पर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मुझे एवरेज निकालना होगा, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन होगी V1 + V2 + V3 वेक्टर फॉर्म में अप टू Vn होल अपॉन n। ये एवरेज वेलोसिटी हुई मेरी फाइनल सबकी।
इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होगी u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर होल अपॉन n प्लस at मीन्स माइनस e बाय m इंटू टाउ. सो ये जो t को मैंने टाइम इंटरवल को टाउ लिखा है, यही टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम. देखो नाम में ही है रिलैक्सेशन टाइम के कि रिलैक्स होके घूमना. तो एक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होके कब तक घूम सकता है? जब वो ट्रैवल कर रहा है और उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं बन रही है. लेकिन लास्ट क्लास से हमें पता चल गया रास्ते में कौन पड़े होते हैं? आयंस. कौन पड़े होते हैं? आयंस. तो जो पॉजिटिव आयन जिन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया है, फ्री रखा है, जिसकी वजह से वो आयन बने हैं, इससे ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ही टकराएंगे. तो जब पहली बारी किसी इलेक्ट्रॉन से कोई टकराता है, पहली बारी कभी किसी कोई इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसके बाद दूसरी बारी किसी दूसरे आयन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन किसी पहले आयन से टकराए और फिर दूसरे आयन से टकराए, उसके बीच में तो किसी से नहीं टकरा रहा. उसके बीच में जब वो किसी से नहीं टकराता है, उस समय को कहते हैं कि वो रिलैक्स होकर चल रहा है, किसी भी आयन से कोलाइड नहीं कर रहा है, कोई भी उसके रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर रहा है. उस समय को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. याद रखिएगा रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो समय होता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन चलता है, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. वापस चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ. v1 v2 अप टू vn बाय n. क्या हम vd वेक्टर लिख लें इसे? तो हम क्या लिख लेंगे इसे? vd वेक्टर मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और यहाँ पर u1 वेक्टर u2 वेक्टर un अपॉन n, ये तो जीरो है ही. हमने यहाँ पर देख लिया था कि ये क्या है. इधर हमारे को कंडीशन प्रोवाइड थी कि ये जीरो होगा क्योंकि फॉर एवरी u1 देयर इज माइनस ui. फाइन. एंड इसके बाद हमारे पास है at, तो हम लिखेंगे माइनस ई बाय एम टाउ. तो फाइनली हमारा वी डी वेक्टर आएगा माइनस ई बाय एम टाउ, जिसमें माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है दैट इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने की जो डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट है. इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? ऑपोजिट है. इसीलिए यहाँ पर क्या है? माइनस साइन. ये फाइनली फॉर्मूला आपका आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. इसको याद रखिएगा, फॉर्मूले को भी याद रखिएगा और इस डेरिवेशन पार्ट को भी याद रखिएगा. जितना मैंने लिखा है खाली यही नहीं है डेरिवेशन पार्ट. डेरिवेशन पार्ट में आपको पहले ये सब भी लिखना पड़ेगा, तब फिर आप इस फॉर्मुलेशन के ऊपर बढ़ेंगे. फाइन. बिना इसको लिखे इधर तक मत बढ़ जाइएगा. अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया है, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डिफरेंट रिलेशंस के ऊपर डील कर लेते हैं. तो सबसे पहले रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकालने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा एक वायर. एक वायर जिसका एरिया ए है और लेंथ एल है. फाइन. जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने वाले हैं. तो बिफोर दैट आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो मान लेते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n है पर यूनिट वॉल्यूम. सो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो a इंटू एल वॉल्यूम के लिए कितने होंगे? n a इंटू एल इलेक्ट्रॉन्स. राइट. अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो एरिया इंटू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर वायर जो सिलिंड्रिकल शेप में है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n इंटू ए इंटू एल. एंड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई ई, दैट इज n इंटू ए इंटू एल इंटू ई. ये हमारे पास चार्ज आ गया. करंट का फॉर्मूला होता है q बाय टी. यहाँ पर क्या हम मान रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं vd, और इनको ड्रिफ्ट करना है l लेंथ के लिए, और टाइम इनको लगेगा अगर t, तो t इज इक्वल्स टू एल बाई वी डी पुट कर सकते हैं हम लोग. राइट. t इज इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं हम? एल बाई वी डी. तो इसके अंदर हम सब कुछ पुट करते हैं. चलिए, I इज इक्वल्स टू q बाई टी, वेयर q इज NaLe होल डिवाइडेड बाय L बाय वी डी, जिसमें LL कट गया और वी डी ऊपर चला गया, तो आया NeaVd इज़ योर रिलेशन विद करंट. फाइन. ये आपके पास एक करंट का रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए. हाँ, इसी में आप चाहें तो
तो I बाय ए करके एन ई एंड वी डी लिख सकते हैं। सो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, I बाय ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, जिसमें I बाय ए आप लास्ट क्लास से जानते हैं, करंट डेंसिटी होता है J वेक्टर इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, राइट। ये हमारे पास करंट डेंसिटी हो गया, ये फाइनल फॉर्मूला है हमारा करंट डेंसिटी का। रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकलने के बाद ओम्स लॉ का डिडक्शन भी इसी से हो सकता है, तो ओम्स लॉ के डिडक्शन के ऊपर चलते हैं। और ओम्स लॉ को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, हमारे अभी जो थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर में कवर करी थी उनको। सो क्या हम लोग जानते हैं कि वी डी जो है वो ई बाय एम टाउ होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। क्या हम जानते हैं ई जो होता है वो वी बाय एल होता है। एंड क्या हमें पता है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है। अगर ये तीन रिलेशंस आपको लर्न है तो आप ओम्स लॉ को डिड्यूस कर सकते हो, किसकी हेल्प से, इन तीन रिलेशन की हेल्प से। तो वन बाय वन चीज़ें पुट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, जिसमें एन ई ए वी डी की जगह लिखूँगा ई बाय एम टाउ, जिसमें एन ई स्क्वायर ए बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम के बाद ई को हम वी बाय एल लिख सकते हैं, यहाँ आई हमेशा अकेला है। नाउ ई को, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ लिख सकते हैं, यहाँ पर आई बाय वी लिख सकते हैं हम लोग, आई बाय वी। और वी कुड ऑल्सो राइट V is equals to m by any square tau L by A into I। तो आप देखेंगे जितना भी राइट साइड में डिवाइड में था मैंने उसको मल्टीप्लाई में भेज दिया, और जितना भी मल्टीप्लाई में था मैंने उसको डिवाइड भेज दिया, बस थोड़े और रीअरेंजमेंट के साथ। कुछ चीज़ों को मैंने एक साथ रखा है, कुछ चीज़ों को अलग लिखा है। Now V is equals to something into I, don't you think ये V is equals to IR की तरफ इशारा कर रहा है। एंड V is equals to IR में अगर आप I को यहाँ पर भूल जाएं इसके साथ और V को इसके साथ भूल जाएं तो बची हुई जो भी चीज़ है वो R है। तो क्या आप R का ये एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं यहाँ पर, R is equals to m by any square tau into L by A। और अगर आप ये लिखने वाले हैं तो क्या आपको पता है कि R का फॉर्मूला रो एल बाई ए भी होता है, जिसमें लेंथ बाय एरिया अगर हटा दूँ तो रो का एक्सप्रेशन आ गया m बाय एनी स्क्वायर टाउ। इनफैक्ट आप अगर चाहें तो वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आपने क्या करा है, ये जो अभी आपने करा है, यहाँ पर आपने करा है ओम्स लॉ को डिफाइन, राइट। ये है ओम्स लॉ और ये है रेजिस्टिविटी का फाइनली जो फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब आप चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को इधर मोल्ड करेंगे तो ये वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में बदल जाएगा। आई बाय ए मतलब एरिया डिवाइड होने आया, एनी स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। एंड क्योंकि एनी स्क्वायर टाउ बाय एम जो है आप जान चुके हैं कि ये 1 बाय रो होता है, देख लीजिए आप, m बाय एनी स्क्वायर टाउ इज रो, तो एनी स्क्वायर टाउ बाय एम इज 1 बाय रो, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 बाय रो इंटू ई। आई बाय ए होता है j, एन 1 बाय रो होता है सिग्मा इंटू ई। क्या ये जो आया है इसको आप वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ नहीं कहते हैं? ओम्स लॉ तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ही एक्सप्रेशन से वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी डिफाइन कर दिया। फाइन, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी का रिलेशन जो यहाँ पर गिवन है हमें कि कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू दी मोबिल दैट इज मूविंग चार्ज कैरियर्स। सो मोबिलिटी डिफाइंड होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मेटल्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो शुरुआत में मैंने आपको करंट कैरियर्स के बारे में बताया था कि हर बारी करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे।
राइट। किसी किसी केस में वो एक्वस सॉल्यूशन के आयंस भी होते हैं, मोल्टन आयंस भी होते हैं, किसी किसी केस में वो इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स भी होते हैं सेमीकंडक्टर के केस में, राइट। तो मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स कितना ड्रिफ्ट कर रहे हैं, कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट ये रिलेशन जो आपके सामने सीधा आया ये ऐसे नहीं है, इसको आप थोड़ा सिंपलर वे में देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या आप बोलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे? कितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा किसी एक साइड, कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई गई है। बिकॉज जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा उतना ही ज़्यादा फाइनल स्पीड आएगी। दैट इज़ कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा ये किस बात पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। एंड येस, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है उसका फैक्टर होता है 10⁻⁴। रैंडम स्पीड जो होती है उसकी इनिशियल रैंडम स्पीड वो होती है 10⁵ की, और ड्रिफ्ट स्पीड होती है 10⁻⁴। इस पर एक अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में पूछता हूँ। बट येस, ये वैल्यूज़ याद रखिएगा कि नॉर्मली जब आप उसको चलवाना नहीं चाह रहे थे तो वो 10⁵ मीटर/सेकंड की स्पीड से चल रहा था, और जब आपने कहा कि नहीं मैं एक साइड में ड्रिफ्ट कराना चाहता हूँ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा के, तो वो 10⁻⁴ की स्पीड पे चलता है, इतना कम हो जाता है स्पीड, राइट। तो इसी पे एक क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग फ़र्क है इसमें। 10⁹ का लगभग फ़र्क है जीरोस का। 10⁹ बहुत बड़ा नंबर होता है फैक्टर के मामले में। नाउ ड्रिफ्ट स्पीड जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया वही है म्यू, उसी को हम कहते हैं मोबिलिटी। दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यही यहाँ पर दिया हुआ है कंटेंट के अंदर। और अगर इसी ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देखेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? क्योंकि आपको ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है, E/m टाउ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन शब्द हटा दो तो QE/m हो जाएगा टाउ किसी भी चार्ज के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, इसको और इसको रिलेट कर रहे हैं, अगर किसको, इसको और इसको, तो आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि मोबिलिटी QE/m ही होता है, सॉरी Q/m होता है, Q/m। ये है हमारा मोबिलिटी का एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है वो कंडक्टर्स में कैसा होगा करंट के साथ, मतलब मोबिलिटी का क्या रिलेशन होगा कंडक्टर्स में करंट के साथ, और सेमीकंडक्टर में कैसा रिलेशन होगा करंट के साथ, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो I = पता है हमें, NeAVD होता है, राइट। I = NeAVD। और अगर हम बात करेंगे I = NeAVD के लिए, क्या हम लिख सकते हैं μe? क्या हम VD की जगह लिख सकते हैं μe? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन है कंडक्टर और मोबिलिटी में। बट अगर हम बात करेंगे कंडक्टर की, करंट का तो ये रिलेशन है, बट कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। कंडक्टर में यहीं पर I = N होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, NE कह लो, इसके सब्सक्रिप्ट में E लिख दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, A μe कह लो और E, राइट। और अगर बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर्स की, तो वहाँ पर जो नेट करंट कंट्रीब्यूट करता है वो दो लोग करते हैं, करंट बाय इलेक्ट्रॉन एंड करंट बाय होल, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ऐड होते हैं। एंड अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं हम विद नो इम्प्योरिटीज इन इट, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो आप लिख सकते हो NeA μe प्लस NeA μhe। होल्स वहाँ पर होते हैं जो खाली स्पेस, वेकेंट स्पेस को होल्स कहा जाता है। दे एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ जिसमें NeAe अगर बाहर निकाल लूँ मैं तो बचेगा μe प्लस μh, μe प्लस μh। किसकी बात करी है मैंने? प्योर सेमीकंडक्टर की, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं। बट फॉर इम्प्योर क्या हो जाएगा? ये है फॉर प्योर, राइट। फॉर इम्प्योर क्या हो जाएगा रिलेशन? यही रहेगा, बस बाहर EAE रहेगा, ब्रैकेट में NE μe हो जाएगा प्लस NH μh हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं रहेंगे, बस यही वाली बात होती है, और बाकी कोई फ़र्क नहीं होगा रिलेशन में। ये एक सेमीकंडक्टर और एक कंडक्टर के लिए करंट एंड मोबिलिटी का रिलेशन था। यही सेम रिलेशन जो आपने सारा यहाँ पढ़ा, ये सारा रिलेशन आपको काम आएगा इसी साल के आखिरी चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स के अंदर यही रिलेशन काम में आएगा, याद रखिएगा इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आखिर आपने रैंडम स्पीड अगर देखी
और रैंडम स्पीड आपको मिली कितनी, आपको रैंडम स्पीड मिली 10⁵, वेराज वहीं पर ड्रिफ्ट वाली स्पीड देखी और ड्रिफ्ट वाली आपको स्पीड मिली 10⁻⁴। तो बताइए जब रैंडमली मूव कर रहा था तब करंट था नहीं, लेकिन जब जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, किसको ऑन किया, स्विच को, तो स्विच को ऑन करने के बाद सोच के बताइएगा, स्विच से लेकर आपके बल्ब तक या आपके ट्यूबलाइट तक या फैन तक जो वायर होती है मिनिमम 1 to 2 मीटर होती है या नहीं होती है, 1 मीटर to 2 मीटर वायर होती है। आज अभी देख लीजिएगा स्विच बोर्ड को, वहाँ से जब स्विच ऑन करते होंगे तो अपने पंखे को देखिएगा, वहाँ से 1 से 2 मीटर का फासला होगा, या ट्यूबलाइट को देखिएगा 1 से 2 मीटर का फासला होगा, मैक्सिमम 4, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ 1 से 2, राइट। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 से 2 मीटर के वायर की, तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा ये ट्रेवल करने के लिए विद द स्पीड, उसको लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड, विच इज़ लेट्स से 2 है, तो 2/10⁻⁴, ऊपर आके लिखेगा 20,000 सेकेंड्स। 20,000 सेकेंड्स लगेंगे उस इलेक्ट्रॉन को जो स्विच के एकदम साथ में है, राइट। करंट बन के उस फैन को चलाने के लिए 20,000 लगेंगे जो स्विच के एकदम साथ में, राइट। यार हम तो फैन ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, तुरंत जल जाती है, ऐसा तो होता नहीं है कि इतने टाइम बाद जलती हो। ऐसा होने लगा तो पता चला आज हमने स्विच ऑन किया और कल को जाके जल रहा है बल्ब, राइट। या लेट्स से कि मैं एक पूरे 100 मीटर की वायर बिछा दूँ, ये 100 मीटर की वायर है, राइट। यहाँ पर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस दूँ उसको, और यहाँ पर लगाऊँ मैं अप्लायंस। जैसे ही स्विच ऑन करूँगा, वैसे ही लाइट जल जाएगी। ये 100 मीटर तक भी ट्रैवल करने के लिए उसको कुछ भी समय नहीं लगता, दोस्त। ऐसा क्यों? स्पीड इतनी कम, लेकिन समय फिर भी ना लगे। ये तो हमने पहली बार ही देखा है इन 2 सालों के अंदर कि स्पीड इतनी कम है लेकिन फिर भी कोई समय नहीं लग रहा चलने के लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें झूल है। वो झूल क्या है, सीखते हैं। एग्जैक्टली जब एक सर्किट की बात करते हैं आप, राइट, एक रैंडम सर्किट को ले लेता हूँ मैं, जिसमें बल्ब लगा हुआ है, जिसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो ये रैंडम सर्किट जैसे ही आप स्विच करते हैं ऑन, यहाँ से स्विच कर देते हैं ऑन, जिससे यहाँ स्विच नहीं था, स्विच बना देते हैं इसके लिए, ठीक है। ये एक स्विच था जो कि ओपन था, अभी बल्ब नहीं जल रहा, लेकिन जैसे ही आपने स्विच किया ऑन, ये तुरंत जल जाता है। अब ये तुरंत कैसे जलता है? कुछ समय तो लगना चाहिए था, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, within no time with the speed of light there is a thing which aligns up। क्या नाम है इस चीज़ का? इस चीज़ का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल समय वेस्ट करे बिना V/L के फॉर्मूले की मदद से विद द स्पीड ऑफ लाइट, उतनी स्पीड से ये एकदम जनरेट हो जाती है, एकदम अलाइन हो जाती है पूरे सर्किट में। होता क्या है फिर ये होता है कि इस पूरे सर्किट के ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स फील करने लगते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, राइट। और जो वो फील करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, तो इससे पहले कि ये स्विच के पास वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बल्ब जलाए, बल्ब के साथ नहीं, जो कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड है बल्ब से कोने से, वहीं का इलेक्ट्रॉन हेल्प कर देता है, अपना इफेक्ट पहुंचा देता है करंट का, और ये तुरंत जल जाता है। इसको यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन ही अपना इफेक्ट दिखा देता है। आपके स्विच के साथ वाले इलेक्ट्रॉन तो इफेक्ट दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको, वो भले ही कल परसों तरसों आए, लेकिन उसके पहले इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे अलाइंड है ना, जो अपना इफेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं इसके जस्ट सामने। तो इतनी कम स्पीड होने के साथ भी ये तुरंत इफेक्ट कैसे दिखाता है? क्योंकि जो आप घर में भी अपना स्विच ऑन कर रहे थे, उसके पास वाला इलेक्ट्रॉन जाके कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था करंट के लिए उस वक्त, पहले आगे वाला, सबसे आगे वाला इलेक्ट्रॉन ही तुरंत ही हेल्प कर देता है, अपने आप को वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि एसी सोर्स होती है। अब ये वाइब्रेशन क्या होती है, एसी सोर्स क्या होता है, इस सब पे मैं अभी डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा, बट यस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अप्लायंस के जस्ट साथ होती है वायर, जो जस्ट कनेक्टेड होता है, जस्ट उसके बहुत पास होता है, वही अपना इफेक्ट दिखा देता है विद इन नो टाइम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होते ही। ये था क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो आपसे पूछा जा सकता है कभी ना कभी, किसी न किसी मौके पे। सो जितना अभी तक सीखा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स अप्लाई कर लेते हैं। Assuming that there is 1 free electron per atom in copper,
Determine the number of free electrons in 1 meter cube of volume of copper wire where density is given this and atomic weight is this. हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने का काम है यहाँ पर, और इसको हम पता लगाएंगे मोल कॉन्सेप्ट से. सो यहाँ पर हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास के साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है n/n0. गिवन मास कैसे निकलेगा, यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके निकलेगा. मोलर मास हमें दिया हुआ है, n हमें पता लगाना है, n0 की वैल्यू हमें पता होती है. तो पुट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स के लिए n, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n0 होल अपॉन मोलर मास. डेंसिटी हमें दी हुई है 8.9 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होल अपॉन मोलर मास 63.5. इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 10⁻26 के फैक्टर्स के साथ निकलेंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 8.9 इंटू 6.022 इंटू होल डिवाइडेड बाय 63.5 होता है 0.844 इंटू 10⁻26 एटम्स आए हैं हमारे. और इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला है 1 एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. Therefore 8.44 into 10⁻25 atoms will contribute 8.44 into 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स. इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इस कॉपर के 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो यहाँ पर हमारे से कह रहा है दैट एस्टिमेट VD of a conduction electrons in a copper wire of cross section area 10⁻7 meter square carrying a current of 1.5 ampere, assuming that each copper atom contribute roughly 1 conduction electron, the density of copper is इतना and atomic mass is इतना, right? तो यहाँ पर हम पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता लगाते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे आएंगे n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू n0 से, जिसमें अगर गिवन मास की मैं बात करूं तो वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास इंटू n0. डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी हमारे पास है 9 इंटू 10⁻3. वॉल्यूम में लेंथ इंटू एरिया करना होता है, बट यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा, तो वॉल्यूम 1 रहेगा, लेकिन इंटू में 10⁻3 और यहाँ पर आएगा क्योंकि ये डेंसिटी जो है वो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ग्राम पर मीटर क्यूब करनी पड़ेगी, और पर यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब को कैंसिल कर देगा. इसको ग्राम में इसलिए रखना होता है क्योंकि नीचे का मोलर मास भी ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल में होता है, तभी ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे मोल में. इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23. सो अगर आप बात करेंगे n की, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की, तो वो होंगे 8.5 इंटू 10⁻8, 8.5 इंटू 10⁻8. फाइन. नाउ हमारे पास 10⁻28 नॉट 8, 10⁻28 हमारे पास करंट का रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ I इज इक्वल्स टू NE/VD, जिसमें अगर हमें VD निकालना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना हो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हम I/NE करते हैं. सो I हमारे पास है 1.5, n हमने अभी भी निकाला 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू में E हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में A आ जाएगा हमारे पास 10⁻7. इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻3. सो ये हमारे पास आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चूँकि बहुत कम होता है एक नॉर्मल वेलोसिटी से, एक रैंडम थर्मल वेलोसिटी से. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे हमसे कह रहा है दैट कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड अबव विद फर्स्ट थर्मल स्पीड ऑफ अ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सेकेंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट, एंड थर्ड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द कंडक्टर विच कॉज द ड्रिफ्ट मोशन. इन तीनों के साथ हमें कंपेयर करना है. तो सबसे पहले हम थर्मल स्पीड की बात कर लेते हैं. सो थर्मल स्पीड में हमारे पास जो हाफ mv² होता है वो इक्वल हो जाएगा 3/2 kBt से. ये हमने लास्ट ईयर इस फॉर्मूले को पढ़ा था, जिसमें अगर मैं v² की बात करूँ तो वो हो जाएगा √3 kBt होल अपॉन m. 3 इंटू kb होता है 1.38 इंटू 10⁻23
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है 27.5 या 25 नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर केल्विन में हमारे पास यहाँ पर 300 केल्विन हो जाएगा अगर हम उसको ऐड कर देंगे 27 के साथ। एंड मास की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कॉपर एटम का मास कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है 63.5। तो एक कॉपर एटम का मास कितना होगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जो डिवाइडेड वाला था वो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, राइट। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 342.5 मीटर पर सेकेंड। 342.5 मीटर पर सेकेंड आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा इसका। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये स्क्वायर इधर से जाके रूट बन चुका था, तो ये हटा देते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास v की वैल्यू कॉपर एटम की। अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं हम कॉपर एटम के साथ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय कॉपर एटम की एक थर्मल एजिटेशन की स्पीड जो होती है वो होगी 1.1 इंटू 10⁻³ होल अपॉन 342.5, जिसका आंसर 3.21 इंटू 10⁻6 आता है। 3.21 इंटू 10⁻6। ये आपके पास बी का फर्स्ट पार्ट है, ये ए पार्ट था, ये बी का फर्स्ट पार्ट है। अब हम बी के सेकेंड एंड थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमसे कहता है दैट कंपेयर करिए इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग अ करंट, उस स्पीड से जो कैरी करता है करंट इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पीड से। तो यहाँ पर KBT इज इक्वल्स टू ½ mv स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, इन सब के आपको पता होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम एनर्जी निकालते थे। सो ये आ जाएगा हमारे पास v√2 KBT फुल अपॉन m। इसको भी आप सॉल्व करेंगे वैल्यू को 2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर इंटू टी में आप टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तो पुट कर नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे तो कैरी नहीं करता है करंट, उसका 10⁻5 टेम्परेचर समाउ गिवन होता है, ये आप लर्न रखिएगा। 9.1 इंटू 10⁻31। इस सबको सॉल्व करके आंसर आएगा 1.74 इंटू 10⁻6। ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की स्पीड होती है जब वो रैंडम मूवमेंट में होता है। बट अगर हम बात करें इसी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंपैरिजन, तो आप लिखेंगे 1.1 इंटू 10⁻³ होल अपॉन 1.74 इंटू 10⁻6, रफली 10⁻9 का रेशो होगा, राइट। ये सेकेंड कंपैरिजन था आपका बी पार्ट के। लास्ट कंपैरिजन पे आते हैं। इन्होंने पूछा स्पीड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द कंडक्टर, मतलब किस स्पीड से प्रोपोगेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के पूरे सर्किट में, या किस स्पीड से सेटअप होता है। तो याद होगा आपको, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था विद द स्पीड ऑफ लाइट सेटअप होता है वो। तो यहाँ पर आप VD/C लिख देंगे, दैट इज़ 1.1 इंटू 10⁻³ होल अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो ये -3 के साथ जब 8 आएगा माइनस होने, तो रफली 10⁻11 मीटर पर सेकेंड के रेशो के साथ होगा स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। ये 3 कंपैरिजन थे अलग अलग लोगों के साथ। थर्मल एजिटेशन की वजह से जो एक स्पीड आती है किसी भी कॉपर आटम में, उसके साथ फिर जाके आपके पास आया इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन, एंड फिर आपके पास स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपैरिजन आया। और धीरे धीरे देखिए आप बढ़ता ही जा रहा है रेशो, मतलब सबसे कम होता है वो स्पीड जब वो ड्रिफ्ट कर रहा होता है। उसके अलावा नॉर्मल कॉपर एटम भी उससे तेज़ चल रहा होता है, देन इलेक्ट्रॉन भी उससे तेज़ चल रहा होता है, एंड सबसे तेज़ तो इनफैक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करके सेटअप कर लेता है अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब उसके मुकाबले बहुत तेज़ है, लेकिन सिर्फ ड्रिफ्ट वाला करंट ही स्लो है। इसीलिए मैंने आपको बोला था लास्ट क्वेश्चन जो एक हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में, कि कैसे ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम होती है, स्टिल द मोमेंट आप एक स्विच को ऑन करते हैं उसी वक्त आपको बल्ब या फ़ैन जलते हुए दिखता है। इन सबसे समझ में आ गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, इतनी कम स्पीड होने के बाद भी कैसे तुरंत जल जाता है, लेकिन उसका आंसर अब आपको मिल चुका है शायद। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि आखिर
कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होते हैं, टेम्परेचर से इन पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक के साथ, एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चन खत्म करेंगे। ये आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का कि कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है किसी का भी रेजिस्टेंस, कंडक्टर का या सेमीकंडक्टर्स का, उनके कुछ ग्राफ्स और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेजिस्टिविटी है, उसके फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम इसका एक क्वालिफाइड डिस्कशन कर लेते हैं। क्वांटिफाइड लेवल पे बात डेफिनेटली करेंगे, बट उससे पहले क्वालिफाइड एक डिस्कशन बनता है। सो एक आपके पास कंडक्टर था जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि फर्स्ट आयन से टकराने के बाद अब सेकेंड आयन के पास टकराने जा रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होगा ये देखते हैं। क्या अभी तक हम रो इज इक्वल्स टू एम बाई एनी स्क्वायर टाउ लिख सकते हैं? रो इज इक्वल्स टू एम बाई एनी स्क्वायर टाउ, ये हमने फॉर्मूला अभी किया है, थोड़ी देर पहले किया था इसी लेक्चर में ओम्स लॉ के अंदर। नाउ इस फॉर्मूले के बिहाफ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर अंदर के सारे पार्टिकल्स को मिलता है और उस टेम्परेचर से बढ़ती है हीट एनर्जी। क्या बढ़ती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आती है उस हीट एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से बात करूं तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट एनर्जी बढ़ी, हीट एनर्जी बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब वेलोसिटी तेज़ हुई। अच्छा, वेलोसिटी तेज़ अगर हो गई इस इलेक्ट्रॉन की तो क्या पहले वाले आयन से टकरा के दूसरे वाले आयन से दोबारा टकराने में जो बीच में समय था वो कम होगा या ज़्यादा होगा? आप कहेंगे वेलोसिटी तेज़ हो गई तो डेफिनेटली समय जो है वो अब कम लगेगा टकराने में। तो कौन सी चीज़ कम हो गई? क्या उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं? क्योंकि वो समय जब वो बीच में चल रहा था दोनों सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और क्योंकि आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो इसका ये रिलैक्स होके चलने का जो समय है वो कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और क्या रो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के? डेफिनेटली। देयरफॉर रो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। ये आपका एक हेल्दी क्वालिटेटिव डिस्कशन था, क्वालिटेटिव डिस्कशन जिसमें आपने क्वालिटी ऑफ रिलैक्सेशन टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी के बात करी। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी के क्वांटिटेटिव डिस्कशन की। तो क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल का तब तक चेंज नहीं करता है जब तक या तो मटेरियल चेंज ना हो जाए या टेम्परेचर। तो मटेरियल डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। कैसे? ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एरिया, वॉल्यूमेट्रिक उसको पढ़ा था। कुछ वैसा ही है ये भी, राइट? तो देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, जो हमसे कह रहा है दैट सबसे पहले बात करिए कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे आता था, राइट? तो आपको समझ में आएगा दैट अल्फा जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो इक्वल होगा चेंज इन रेजिस्टिविटी के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होल अपॉन रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस और एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T नॉट। सो इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो रो टी माइनस रो नॉट विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू रो नॉट टी माइनस टी नॉट। रो टी को यहीं छोड़ देंगे, रो नॉट को वहाँ जाके ऐड कर देंगे तो अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। रो नॉट को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू रो टी, वेयर रो टी इज व्हाट? रेजिस्टिविटी at T, resistivity at T degree Celsius. Rho naught is what? Resistivity of same material at T naught degree Celsius. Alpha is what? Coefficient of resistivity. T is temperature
फाइनल एंड टी नॉट इज इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टिविटी था, फाइनल टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टिविटी होगा, ये डिसाइड होगा इस फॉर्मूले के साथ। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, या ये कह लीजिए या फिर इसको, दोनों ही चीज़ें सेम है। ये फॉर्मूला है आपके पास रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस ओवर द टेम्परेचर। ये कंडक्टर के लिए भी काम करता है, सेमीकंडक्टर के लिए भी काम करेगा, बट सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो चीज़ चेंज हो जाती है सेमीकंडक्टर्स में आके फ्रॉम कंडक्टर्स। यहाँ पर अल्फा जो कोएफिशिएंट है उसका यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, राइट, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में आपने सीखा था फॉर्मूला करेक्ट तभी होता है जब लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट राइट हैंड साइड की यूनिट के इक्वल होती है, एंड चीज़ें ऐड भी सेम यूनिट वाली होती हैं। तो 1 एक नंबर है, देखिए इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो ऐड होने वाले की भी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट है डिग्री सेल्सियस, तो इसकी क्या होनी चाहिए पर डिग्री सेल्सियस, ताकि पर डिग्री सेल्सियस इस डिग्री सेल्सियस को काटे और ये भी यूनिटलेस हो जाए और ये भी यूनिटलेस है। यूनिटलेस मिलके ऐड होके यूनिटलेस मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टिविटी का यूनिट दैट इज ओम मीटर। तो ओम मीटर मल्टीप्लाइड बाय यूनिटलेस विल बी ओम मीटर, और लेफ्ट साइड में भी है ओम मीटर। तो ये करेक्ट फॉर्मूला तभी होगा जब अल्फा की यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस। इधर हमारे को ग्राफ दे रखे हैं, लो टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंक्रीज हमें दिखता है रेजिस्टिविटी में, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है और फिर इंक्रीज करता है तो वो यूनिफॉर्म इंक्रीज दिखता है। सो ये है हमारा रेजिस्टिविटी का ग्राफ, यूनिफॉर्म इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर, और ये है रेजिस्टिविटी का इंक्रीज एट लो टेम्परेचर। अलग अलग तरीके से हैं लेकिन दोनों में ही देखिए इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है और रेजिस्टिविटी फिर इंक्रीज करेगा ही करेगा। कंडक्टर्स के बारे में बात हो गई है, अब इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए क्या कह रहा है, दैट इट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ लिटिल डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम by the number density of electron increase exponentially. So according to relation of this, ये relation जो है बेटा वो physics में statistical physics से आया है relation। statistical physics जो कि मैक्सवेल्स, बोल्ट्जमैन्स इन सब के रिलेशन पे वर्क करती है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स होती है हमारे पास, बोन-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स भी होती है। तो अलग अलग फार्मूलाज हैं, ये आपके 12th स्टैंडर्ड का फार्मूला नहीं है, ये बाहर से फार्मूला है, बट डेफिनेटली इस फार्मूला को आप किसी किसी क्वेश्चन में यूज़ होते हुए देखेंगे। तो ये फार्मूला अगर आप लर्न कर ले तो अच्छी बात है। ये ईजी जो है वो एनर्जी गैप है, किसके बीच में एनर्जी गैप, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप। के बी आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने टेम्परेचर पे वेरी करेंगे इसके ऊपर बात है यहाँ पर। क्योंकि Eg ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इनफैक्ट ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई वुड लाइक टू रिकरेक्ट दिस वैल्यू जो आप पढ़ने वाले हैं इस साल, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, एंड इसका 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है एनर्जी गैप, राइट। किसका, सेमीकंडक्टर्स का, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। सो एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में होता है, और एनर्जी गैप इंसुलेटर्स का ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपके 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये ग्राफ है। तो अगर आपको सेमीकंडक्टर्स की बात करता है वो और आपसे टेम्परेचर डिपेंडेंस पे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछता है, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर्स में वही घटता है रेजिस्टिविटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहले कंडक्ट नहीं करवा पा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, अब वो कंडक्ट कराने लगते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का मतलब है कि उनका रेजिस्टेंस घटना, मतलब रेजिस्टिविटी घटना। तो जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर और चर्चा करेंगे इसी साल के अंत में, साल में सेमीकंडक्टर्स आएगा एंड में, वहाँ पर इसकी और चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर interatomic attraction decreases and also the viscous force decreases, so ions move freely। तो जितनी freely ions move करेंगे उतना ही ज़्यादा increase करेगा, hence conductivity increase और resistivity decrease। तो जितनी freely ions move करेंगे उतना ही ज़्यादा current increase करेगा, और current increase करने का मतलब है resistance कम होना, resistivity कम होना। तो temperature के increase से electrolytes में resistivity decrease होती है। VI ग्राफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर का यहाँ आपको दे रखा है। ये ग्राफ है VI ग्राफ,
ओमिक के लिए, ये कंडक्टर्स के लिए है, ये नॉन ओमिक फॉर कंडक्टर है कि कर्व हो जाता है आगे जाके पार्ट। बट अगर हम बात करें वी आई ग्राफ के सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये वाला ग्राफ होगा। इस ग्राफ को देख लीजिए दोस्तों, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के वक्त आता है ये ग्राफ, इससे हम लोग मिलेंगे इस ग्राफ से। फाइन, कहाँ पर? इस ग्राफ से हम मिलेंगे अगेन सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट इसी के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक और जो हम डिस्कस करेंगे, बट वो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। सुपर कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर सुपर कंडक्टर्स का फिनोमेना है अ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी। इस पे डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, या फिर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ कर देना। इन्फिनाइट का मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सच में बहुत ज़्यादा, मैं यूँ कह रहा हूँ कि नॉट डिफाइंड वैल्यू है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करता जाएगा उतना ज़्यादा वो अलाउ करता जाएगा, राइट। उस लायक होता है कोई भी ऐसा कंडक्टर, तो हम उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये बनता कैसे है? किसी मेटल्स या एलॉयज़ की हेल्प से, जिनको आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर हमें ये सुपर कंडक्टिविटी हासिल होती है, जिसका एक जनरल टेम्परेचर्स मैक्सिमम टाइम पे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पाया गया। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस करने पर हम उसे सुपर कंडक्टर स्टेट में ले जा सकते हैं। अच्छा, जब एक सुपर कंडक्टर स्टेट पे कोई आ जाता है तो एग्जैक्टली उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर पाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से उसके इर्द गिर्द होकर निकल जाती हैं, अंदर से पास नहीं कर पाती हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास नहीं कर पाती हैं सुपर कंडक्टर के, तो इस तरीके के इफेक्ट को कहते हैं मेसनर इफेक्ट। ये मेसनर इफेक्ट होता है, याद रखिएगा फ्यूचर में जब हम साइंस में आगे पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस या मॉडर्न फिजिक्स में आगे जाते हैं हम लोग, तो मेसनर इफेक्ट से रिलेटेड या लंडन्स इक्वेशन से रिलेटेड, तो सुपर कंडक्टर पे इन सब के ऊपर बात होती है। अभी मेसनर इफेक्ट को मैंने आपको समझाया। एप्लीकेशंस क्या हैं सुपर कंडक्टर की? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए आपको अपने गैल्वेनोमीटर में, तो वहाँ पर आप सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए आप सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि वेस्टेज कम से कम हो और इन्फिनिट अमाउंट्स को वो कैरी कर पाए। प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क इन हाई एनर्जी फिजिक्स। हाई एनर्जी फिजिक्स क्या होती है? जब आप किसी पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट कराते हैं, सो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर आते हैं, और वहाँ पर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करानी होती है तो इसकी हेल्प से आप करवा सकते हैं। देन अगर हम बात करें एक और स्टोरेज, तो हाई स्पीड कंप्यूटर्स में ये मेमोरी स्टोरेज के काम भी आता है सुपर कंडक्टर। आजकल आप सुनते होंगे एक SSD, राइट। तो सुपर कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर्स, इन सब के हेल्प से बनते हैं ये SSD स्टोरेजेस। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारा काम है इन सब चीज़ों का। सुपर कंडक्टर NCERT वाइज या फिर यूँ कहूँ मैं CBSE वाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं या नहीं करेगा, बट ये नॉलेज बहुत हेल्प करेगी कभी ना कभी लाइफ में, तो इसको आज ही सीख लीजिए। थोड़ा सिखाया है सुपर कंडक्टर के बारे में, सब कुछ नहीं सिखाया, थोड़ा सा ही सिखाया, जितनी बातें आप समझ पाएँ उतना ही सिखाया। आगे बढ़ते हैं। जितना हमने अभी तक सीखा है रेजिस्टेंस के टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस करते हैं, एंड वो लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर के। इसके बाद होमवर्क डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में क्या करेंगे उसकी डिस्कशन करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज़ 5 ओम, एट स्टीम पॉइंट इट्स 5.39 ओम। आइस पॉइंट क्या होता है दोस्तों? T0 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, एंड एट स्टीम पॉइंट क्या होता है? T इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो R0 हमारे पास 5 ओम है, एंड RT जो है हमारे पास वो 5.39 ओम है। When the resistance in not path, the resistance of the platinum wire is इतना। यहाँ आई गेस कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बट येस ये कहना चाहता है कि टेम्परेचर फाइंड करिए जब रेजिस्टेंस जो है वो इतना है, इतना रेजिस्टेंस जब है उसका, तो उस वक्त क्या टेम्परेचर है। पहले R0 एंड RT की मदद से 100 डिग्री सेल्सियस की मदद से, इन सब की मदद से अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 ब्रैकेट में T माइनस T0, TT माइनस T0। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5.39 माइनस 5 होल अपॉन 5 ब्रैकेट में 100 माइनस 0, दैट इज़ 0.39
0.39 अपॉन 500, ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अगर अब हम बात करते हैं लेट्स से आर टी डैश की, आर टी डैश, तो वो होगा हमारे पास आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी टी डैश माइनस 0, दैट इज़ आर टी डैश हमारे पास है 5.975, इसके पास माइनस होने आया आर नॉट विच इज़ 5 इज इक्वल्स टू में है इसके पास डिवाइड होने आया, दैट इज़ आर नॉट विच इज़ 5 माइनस होने आया 1 और इन सब के साथ डिवाइड होने आया अल्फ़ा, तो अकेला बचेगा टी टी डैश, राइट। टी टी डैश को अकेला छोड़ेंगे तो आर नॉट को डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा और फिर कंप्लीट के साथ अल्फ़ा को डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1 बाय अल्फ़ा इज़ 500 बाय 0.39 मल्टीप्लाइड बाय 5975 अपॉन 5 माइनस 1। इस सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपको टेम्परेचर मिलेगा अपने टी टी डैश का, दैट इज़ 250 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, व्हेन a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature is found to be itna. When a toaster is connected to 230 volt supply lines, the current settles after few seconds for a steady value of 2.68 amperes. What is the steady temperature of a nichrome element then? तो basically temperature 1 है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, R1 है हमारे पास 73.5, टेम्परेचर 2 हमें फाइंड करना है, अल्फ़ा हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁴, V2 हमें गिवन है 230 एंड I2 हमें गिवन है 2.68। तो V2 एंड I2 की मदद से हम R2 निकाल लेंगे। R2 इज़ V2 बाय I2 विच इज़ 230 अपॉन 2.68 ओम। अब हमारे पास जो फॉर्मूले में जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ें हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास आएगा फॉर्मूला आर टी इज इक्वल्स टू आर टी टू इज इक्वल्स टू आर टी वन, या इसको हम आर वन एंड आर टू से मेंशन कर लेते हैं, दैट इज़ आर टू इज इक्वल्स टू आर वन ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट T2 माइनस T1। सो R2 है हमारे पास 230 बाई 2.68, जिसके साथ नीचे डिवाइड होने आया मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर के साथ करने आया है R1 अपने आप को विच इज़ 73.5, माइनस होने आएगा 1, राइट, और इन सब के साथ डिवाइड होने आएगा अल्फ़ा, दैट इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁴, और फिर ऐड होने आएगा हमारे पास T1 टेम्परेचर दैट इज़ 27। इन सबको आप सॉल्व करिए और आपके पास T2 अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर T2 वैल्यू आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। मैंने आपको सारी वैल्यूज़ बता दी, पुट करके सॉल्व आप कर लीजिए। होमवर्क, आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। सो होमवर्क में पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 25 आपके असाइनमेंट में, इसके बीच में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सारी हमने कर ली हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं हम लोग, मैक्सिमम ट्राई। आपको इसके अंदर फॉल होने वाले सारे एसपी, सारे पीएफपी, ये सब सॉल्व करके सबमिट करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। साथ ही साथ अपने थियोरेटिकल पार्ट पे पूरा ध्यान देना है। बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करे हैं इस क्लास में, सबको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, दैट इज़ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, उनके क्वेश्चंस के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।